अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर लाइव सेशन ऑफ एसएसटी टेस्ट प्रिपरेशन 2025। हमने जो लाइव सीरीज स्टार्ट की हुए हैं, आज के इस लाइव सेशन में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का टेक्स्ट बुक ग्रेड 9, जिसमें से हमने 5 चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सेल स्ट्रक्चर का मेन टॉपिक विच इज़ मियोसिस। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने सेल स्ट्रक्चर के स्टार्टिंग जो टॉपिक्स हैं जो कि माइटोसिस हैं, तो वो हमने कवर कर लिए हैं और उसमें से जो डिफरेंट फेजेस हैं वो भी हमने कवर अप कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मियोसिस के फिर दो डिफरेंट टाइप्स विच इज़ मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इनके मियोसिस के दो कैटेगरीज हैं, दो स्टेजेस हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, और फिर इनके फर्दर जो फेजेस हैं वो फिर हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक से विच इज़ मियोसिस। Meiosis was discovered in 1876 by a German biologist Oscar Hartwig। meiosis जो है इसकी डिस्कवरी हुई थी 1876 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डेट आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा जो साइंटिस्ट का नेम है ऑस्कर हार्टविज, इसने जर्मन बायोलॉजिस्ट थे और इन्होंने मियोसिस के जो डिफरेंट फेजेस हैं उनको आइडेंटिफाई किया था। मियोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ये सेकेंड टाइप ऑफ सेल डिवीजन है। फर्स्ट जो टाइप है सेल डिवीजन की दैट इज माइटोसिस, और माइटोसिस के बारे में हमने कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन डीपली हमने उसको एक्सप्लेन किया है अपने प्रीवियस टॉपिक में, प्रीवियस वीडियो में विद कंप्लीट फेजेस के साथ। अच्छा, अब मियोसिस जो है ये एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें से हर एक डॉटर सेल जो है रिसीव करता है हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। यानी माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि माइटोसिस में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं पेरेंट्स में, तो उनसे जब डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है उसमें भी उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम नंबर की डिवीजन नहीं होती। जबकि मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर पेरेंट्स में 2n क्रोमोसोम नंबर होता है, सो एट द टाइम ऑफ डिवीजन द क्रोमोसोम नंबर डिवाइड इक्वली एंड ईच डॉटर सेल रिसीव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम देयर पेरेंट्स में अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हर एक डॉटर सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, और इसी वजह से डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम यानी क्रोमोसोम नंबर जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग और पेरेंट्स के दरमियान सेम नंबर नहीं होता, उसकी डिवीजन होती हैं। तो इसी वजह से इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। इसी वजह से हम इसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टाइप ऑफ डिवीजन है जिसमें से रिडक्शन होती है क्रोमोसोम नंबर की, यानी क्रोमोसोम नंबर में डिक्रीज आता है। एज द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो रिड्यूस्ड हो जाता है टू द हैप्लॉयड नंबर। एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस अ सिंगल डिप्लॉयड सेल गिव राइज टू 4 हैप्लॉयड सेल्स। इन सिंगल हैप्लॉयड सेल से हमारे पास 4 हैप्लॉयड सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। गिव राइज टू 4 हैप्लॉयड सेल्स। सो मियोसिस इस अकॉर्डिंग मियोसिस की दो स्टेजेस हैं। फर्स्ट वन जो है वो है मियोसिस 1 और जो सेकेंड स्टेज है वो है मियोसिस 2। फर्स्ट स्टेज हम डिस्कस करेंगे मियोसिस 1, और फिर मियोसिस 1 के अपने 4 स्टेजेस हैं, 4 फेजेस हैं। द दिस फेज कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस। फर्स्ट वन इज प्रोफेज, द सेकेंड वन इज देन मेटाफेज, थर्ड वन इज एनाफेज एंड फोर्थ वन इज टीलोफेज। वही 4 के 4 फेजेस मियोसिस में भी हैं और माइटोसिस में भी हैं, बट हम इसको ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे दैट मियोसिस 1 हैज प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। इन पेरेंट सेल क्रोमोसोम आर इन द फॉर्म ऑफ होमोलोगस पेयर्स। हमेशा पेरेंट्स में क्रोमोसोम जो होते हैं वो होमोलोगस पेयर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। दिस पेयर्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हम कहते हैं डिप्लॉयड, यानी 2n के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, और इस वजह से हम इनको कहते हैं डिप्लॉयड। टोटल नंबर ऑफ 46 क्रोमोसोम है, और ये जो n रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस n शोज 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। When the 2 multiply with 23 we get 46। तो टोटल नंबर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और हम इसको डिप्लॉयड का टर्म यूज करते हैं फॉर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। When chromosome are not in pairs, so their number is called haploid। अगर क्रोमोसोम नंबर पेयर फॉर्म में नहीं प्रेजेंट तो उनको हम कहते हैं हैप्लॉइड, विच इज n। सिंपल n जो होता है ये हैप्लॉइड होता है, और n का मतलब है कि टोटल जो हैप्लॉइड नंबर है वो है 23। In meiosis 1, the diploid homologous chromosome in parent cell separate to produce haploid sets of chromosome in the daughter cell। meiosis 1 में क्या होता है कि जो डिप्लॉयड होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं जो कि डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं पेरेंट्स में, तो वो सेपरेट हो जाते हैं, और इससे हमारे पास क्या बनता है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम बनते हैं डॉटर सेल्स में।
Prophase 1 usually account for 90% of the total time spent in meiosis, यानी meiosis का जो जितना total time होता है उसमें से जो 90% का जो time होता है that is prophase 1. In this phase the chromatin material condense and chromosome become visible. इस phase में क्या होता है कि chromosome जो है या chromatin material जो है वो कंडेंस हो जाता है और क्रोमोसोम विजिबल हो जाता है, क्योंकि अब क्रोमोसोम की डिवीजन होगी तो इसी वजह से क्रोमोसोम का विजिबल होना मस्ट है। फिर क्या होता है, हाउएवर अनलाइक प्रोसेस ऑफ माइटोसिस द टू होमोलोगस क्रोमोसोम सिमिलर इन शेप एंड साइज पेयर अप और साइनेप्स टू फॉर्म टेट्राइड। अब माइटोसिस के प्रोफेज में तो डायरेक्ट डिवीजन हो जाती थी, स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते थे और क्रोमोसोम में जो सेपरेट क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाते थे एट द सेंट्रोमेयर। बट अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं जो सेम इन साइज एंड शेप, होमोलोगस मीन उनका स्ट्रक्चर सेम होता है, तो वो पेयर अप हो जाते हैं एंड दे फॉर्म साइनेप्स और टू फॉर्म टेट्राड, ये टेट्राड बना देते हैं बिकॉज अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैज 4 क्रोमेटिड्स, क्योंकि हर क्रोमोसोम में 4 क्रोमेटिड्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने नीचे डायग्राम के थ्रू इन्होंने ये क्लियर किया हुआ है दैट हाउ साइनेप्स और टेट्राड्स विल बी फॉर्म। यहाँ पर आप देख लो कि ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, सो और ये एक इंडिविजुअल जो है ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, यानी दो सिस्टर क्रोमेटिड्स फॉर्म 1 क्रोमोसोम। सो ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, सेम साइज सेम स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं और इसी वजह से होमोलोगस क्रोमोसोम की कंडेंस होने की वजह से इस वजह से कंडेंस होने की वजह से ये विजिबल होते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है कि ये टेट्राड्स बना लेते हैं। टेट्राड्स कैसे बनाते हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग, यानी यहाँ पर साइनेप्सिस जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। The two non-sister chromatids of homologous chromosome becomes zipped together forming complexes known as chiasmata. अब ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, यानी ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं जबकि ये दोनों जो हैं एक दूसरे के लिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो ये जो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये पेयर अप हो जाते हैं ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये पेयर अप जिप लाइक टुगेदर, यानी ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, ये बिल्कुल इस तरह कनेक्टेड हो जाते हैं जैसे कि यहाँ पर है, जिप टुगेदर फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सेस नॉन एज जियोस्माटा। तो इस वजह से ये लोग जो है जियोस्माटा फॉर्मेशन स्टार्ट कर लेते हैं। कैसे स्टार्ट कर लेते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, बाइवेलेंट बना लेते हैं, बाइवेलेंट मीन्स टू बाइवेलेंट जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं और इसी तरह इनमें से जो हाफ सेगमेंट्स हैं इसकी एक्सचेंज हो जाती हैं, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। क्रॉसिंग ओवर मीन्स के इसका जो सिस्टर क्रोमेटिड्स का ये हाफ है ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के हाफ के साथ इसकी एक्सचेंज हो जाती हैं। The chiasma becomes visible as chromosome arm separate during late prophase, और फिर इसके साथ एक्सचेंज होने के बाद ये इसका जो सेगमेंट है वो इस यहाँ पर आ जाता है और इसका सेगमेंट यहाँ पर आ जाता है। At chiasmata, the non-sister chromatids of homologous chromosome exchange their parts, यानी अपने पार्ट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, यानी क्रॉसिंग ओवर हो गई दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान। As in the prophase of mitosis, here also the nucleoli disappear and nuclear envelope breaks, centriole migrate to opposite poles and make spindle fibers. इसके अलावा जो माइटोसिस में जो रिमेनिंग जो प्रोसेसेस थे जैसे कि न्यूक्लियोलाई का डिसअपियर होना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स या न्यूक्लियर इनवेल्प का ब्रेक हो जाना, सेंट्रियोल का ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना और स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन, ये सारे के सारे प्रोसेस जो हैं ये माइटोसिस में भी होते थे और यही प्रोसेस मियोसिस में भी होते हैं। बट ये जो मेन प्रोसेस हैं जो कि साइनेप्सिस का होना, टेट्राड्स की फॉर्मेशन, देन चियोस्माटा, ये देन क्रॉसिंग ओवर, दीज प्रोसेस आर जस्ट यूनिक टू द मियोसिस। मियोसिस में ही यही प्रोसेस होते हैं, एक्सचेंज होता है, क्रॉसिंग ओवर होती हैं, ये वाले प्रोसेस जो हैं ये माइटोसिस में नहीं होते। सो दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड मियोसिस। फिर नेक्स्ट जो फेज है वो है मेटाफेज 1। सो मेटाफेज 1 में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं जो जिनमें एक्सचेंज हो गई, क्रॉसिंग ओवर हो गई, वो इसी तरह मेटाफेज प्लेट बनाएंगे, वो अरेंज करेंगे खुद को मेटाफेज प्लेट, यानी जो इक्वेटर का जो प्लेट्स होते हैं जैसे कि हमने माइटोसिस में पढ़ा था, यानी अगर ये सेल है तो यहाँ पर क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर पर खुद को अरेंज कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। स्पिंडल फाइबर जो है हर एक पोल से, यानी यहाँ पर अगर स्पिंडल फाइबर्स हैं
तो हर एक पोल से इसी तरह एक एक क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं. From one pole attached to one chromosome of each homologous pairs, while spindle fibers from the opposite pole attached to the other chromosome of the homologous pair. यानी जो यहाँ पर opposite poles में स्पिंडल फाइबर्स थे, सेंट्रियोल ने स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन की और स्पिंडल फाइबर्स जो है वो हर एक क्रोमोसोम के साथ सेपरेटली अटैच हो जाते हैं. एनाफेज वन, थर्ड फेज जो है वो एनाफेज वन है. अब एनाफेज वन में क्या होगा? ड्यूरिंग एनाफेज वन स्पिंडल फाइबर जो है पुल टुवर्ड द पोल्स, यानी स्पिंडल फाइबर जो है वो पोल की तरफ पुलिंग स्टार्ट कर लेते हैं और क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं. ईच मेंबर ऑफ द पेयर इज पुल टुवर्ड ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल. हर एक मेंबर, जो क्रोमोसोम का जो मेंबर है, पेयर का जो मेंबर है, वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ उसकी पुलिंग स्टार्ट कर लेते हैं. ड्यूरिंग दिस फेज सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं remain attached. In this way one haploid set of chromosome is formed at each pole. इसके साथ साथ जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, लेकिन यहाँ पर दो क्रोमोसोम थे तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स यहाँ पर चले जाता है और यहाँ पर ये सिस्टर क्रोमेटिड्स यहाँ पर आ जाता है. सो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो हर एक पोल की तरफ चले जाते हैं और एक हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है ऑपोजिट पोल्स पर. ईच क्रोमोसोम इन बोथ हैप्लॉइड सेट स्टिल कंटेन टू सिस्टर क्रोमेटिड्स. यानी इस पोल में भी सिस्टर क्रोमेटिड्स आ जाते हैं और इस पोल में भी सिस्टर क्रोमेटिड्स आ जाते हैं, यानी सिस्टर क्रोमेटिड्स की सेपरेशन हो जाती है. देन नेक्स्ट फेज जो हमारे पास है वो है टेलोफेज वन. सो टेलोफेज वन में क्या होता है? आफ्टर द क्रोमोसोम रीच देयर रिस्पेक्टिव पोल्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर. यानी जैसे कि माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम अपने पोल्स की तरफ जब वो आ जाते हैं तो फिर उसके बाद दोबारा से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ब्रेकिंग हुई थी प्रोफेज वन में, वो दोबारा से रीअपेयरिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है, उसकी अपेयरेंस स्टार्ट हो जाती है, न्यूक्लियोलाई भी अपेयर होना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है और दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है. यहाँ पर लिखा है कि एनाफेज वन इज अ की इवेंट इन क्रिएटिंग न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. यानी एनाफेज वन वो फेज हैं जो कि की कंपोनेंट है, यानी की इवेंट है जेनेटिक कॉम्बिनेशन की सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में. क्यों? क्योंकि एनाफेज ही वो फेज है जहाँ पर क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग होती है, जहाँ पर डिप्लॉयड या डॉटर क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन होती है, जहाँ पर मेन फेज है जहाँ पर सेपरेट पोल्स पर एक क्रोमोसोम जो है वो चले जाते हैं और उसके बाद जस्ट मेम्ब्रेन्स की या न्यूक्लियर इन्वेल्प की फॉर्मेशन होती है जो कि टेलोफेज में होती हैं. सो जो मेन फेज है वो है एनाफेज वन जहाँ पर जेनेटिक कॉम्बिनेशन होती है. न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्रिएटेड बाय एनी प्रोसेस इंक्लूडिंग क्रॉसिंग ओवर इज टर्म्ड एज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो कि क्रॉसिंग ओवर में होती है वहाँ पर भी है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर में जस्ट एक्सचेंज हो जाता है. फिर जो मेन क्रोमोसोम का नंबर जो है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होती है. So the haploid number of chromosome is formed in anaphase 1. So that's why this is a key event in creating new genetic combination in sexually reproducing organism. This is the most important point. और ये MCQs जो हैं अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से फेज में जेनेटिक कॉम्बिनेशन होती हैं. यहाँ पर डायग्रामेटिकली दिखाए गए हैं कि प्रोफेज वन जो है, प्रोफेज वन में क्या क्या स्टेजेस होते हैं या क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं. सो क्रोमोसोम जो है सबसे पहले क्या होगा, यानी अगर हम माइटोसिस पढ़ेंगे या अगर हम मियोसिस पढ़ेंगे तो ये स्टेप जो है जो फर्स्ट जो प्रोफेज होता है उसमें से ये स्टेप जो है कुछ स्टेप्स कॉमन हैं, कुछ स्टेप्स जो हैं वो डिफरेंशिएटिंग है जो कि डिफरेंस क्रिएट करते हैं बिटवीन द टू स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन. फर्स्ट जो मेन इवेंट है, सबसे पहले क्रोमोसोम क्या होगा, वो कंडेंस होगा, क्रोमोसोम विजिबल होगा. फिर उसके बाद न्यूक्लियर इन्वेल्प ब्रेक डाउन हो जाएगी और मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होगी, जबकि माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती. क्रॉसिंग ओवर के लिए चेस्मेटा की फॉर्मेशन होगी. होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो साइनेप्सिस यानी टेट्राड बना लेंगे और टेट्राड के बाद चेस्मेटा की फॉर्मेशन होने के बाद क्रॉसिंग ओवर होगी और क्रॉसिंग ओवर से जो जेनेटिक पार्ट जो सिस्टर क्रोमेटिड्स के जो पार्ट्स हैं उसकी एक्सचेंज हो जाएगी और जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगी प्रोफेज वन में. उसके बाद न्यूक्लियर इन्वेल्प जो है वो फ्रेगमेंट्स में फॉर्मेशन हो जाए, यानी फ्रेगमेंट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी न्यूक्लियर इन्वेल्प से. स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होगी सेंट्रियोल से और सेंट्रोसोम जो है या सेंट्रियोल से जो है स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी.
फिर क्या होगा, सेंट्रोमेयर के साथ जो कैनेटोकोर है वो आएगा, वो क्रोमोसोम के साथ के सेंट्रोमेयर के साथ अटैच हो जाएगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर होमोलोगस क्रोमोसोम जो है मूव टू द इक्वेटर ऑफ द सेल, और जो क्रोमोसोम के पेयर्स हैं वो इक्वेटर पर अरेंज हो जाएंगे। फिर जो एनाफेज 1 है उसमें क्या होगा, एनाफेज 1 में सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट, सिस्टर क्रोमेटिड एक पोल की तरफ आ जाएगा और दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे पोल की तरफ। होमोलोगस क्रोमोसोम मूव टू द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल। फिर टेलोफेज 1 में क्या होगा, टेलोफेज 1 में क्लीवेज जो फरो है उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। क्रोमोसोम गैदर एट द पोल ऑफ द सेल एंड द साइटोप्लाज्म डिवाइड, और साइटोप्लाज्म यानी साइटोकाइनेसिस जो है उसकी डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। सो दीज आर द मेन इवेंट्स ऑफ द मियोसिस 1। सेकेंड जो स्टेज है मियोसिस का वो है मियोसिस 2। एंड मियोसिस 2 जो है इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ईच ऑफ द टू सेल फॉर्म्ड इन मियोसिस 1 अंडरगोज मियोसिस 2। जनरली मियोसिस 2 रिजेंबल माइटोसिस वेयर सिंपली द सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स टेक प्लेस। मियोसिस 2 जो है, मियोसिस 1 में क्या हुआ कि पेरेंट्स जो पेरेंट सेल है जो कि 2 एंड डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिनमें थे, उनकी डिवीजन होकर दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो गई और इनमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन्होंने रिसीव कर लिए। अब ड्यूरिंग द मियोसिस 1, अब मियोसिस 2 में क्या होता है, इन्हीं डॉटर सेल से दो न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होगी एंड दिस इज कॉल्ड मियोसिस 2। मियोसिस 2 जो है वो सेम है माइटोसिस के, क्यों, क्योंकि इसमें भी क्रोमेटिड्स की सेपरेशन होती है। जब हम मियोसिस 1 के बारे में पढ़ रहे थे तो मियोसिस 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन हो रही थी, लेकिन मियोसिस 2 में जो यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पर और यहाँ पर आ गए हैं। सो अब यहाँ पर जो यहाँ पर मियोसिस 2 में होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन नहीं होगी बल्कि सिस्टर क्रोमेटिड्स की फॉर्मेशन होगी, और हमारे पास यहाँ पर एक ही क्रोमेटिड्स की फॉर्मेशन होगी। Up, however, it differs from mitosis in that parent cells have haploid number of chromosome and the daughter cells also receive haploid number. अब माइटोसिस से ये मियोसिस 2 क्यों डिफरेंस है? जब हम माइटोसिस के बारे में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं माइटोसिस में 2n ही डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट से डॉटर सेल्स में भी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम की ट्रांसफर होती हैं, जबकि हैप्लॉयड मियोसिस 2 में क्या होता है कि मियोसिस 2 में हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल्स में भी हैप्लॉयड होते हैं, और फिर उससे जब फर्दर दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है तो उसमें भी हाफ नंबर यानी हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इनमें भी क्रोमोसोम नंबर में इंक्रीज और डिक्रीज नहीं आता, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम की ट्रांसफर होती है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, बट मियोसिस 2 में हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम की ट्रांसफर होती है फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड मियोसिस 2। इसके अलावा जो जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे मियोसिस 2 और माइटोसिस की सेम है, बट डिफरेंस जस्ट क्रोमोसोम नंबर का है कि माइटोसिस में ट्रांसफर होती है डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम की, बट मियोसिस 2 में ट्रांसफर होती है हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम की। दोनों में रिडक्शन नहीं होता, जबकि मियोसिस 1 में रिडक्शन होता है और 2n के क्रोमोसोम जो होते हैं वो इसकी रिडक्शन होकर हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम की ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द daughter cells, and this occur in the meiosis 1. So these are the main difference which is very important according to the MCQs, कि MCQs में आ सकता है कि क्या मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में क्या डिफरेंस है, या माइटोसिस और मियोसिस 2 में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट जो फेज है वो है प्रोफेज 2। सो प्रोफेज 2 में क्या होता है, वही होगा कि क्रोमोसोम कंडेंस होकर ये विजिबल हो जाएंगे। हर एक क्रोमोसोम कंप्राइज ऑफ अ सेंट्रोमेयर, हर एक क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमेयर होता है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके थ्रू जो क्रोमेटिड्स हैं उनकी दो क्रोमेटिड्स की अटैचमेंट हुई है। न्यूक्लियोलाई जो है और न्यूक्लियर इन्वेल्व डिसअपेयर हो जाते हैं, सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर लेते हैं और स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। सेकेंड फेज वही होगा मेटाफेज 2, जो कि क्रोमोसोम जो है वो अटैच हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर्स के साथ, ये खुद को अरेंज कर लेते हैं ऑन द इक्वेटर विच इज नोन एज इक्वेटोरियल प्लेट और मेटाफेज प्लेट। थर्ड वही स्टेप होगा एनाफेज 2। सेंट्रोमेयर जो है हर एक क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमेयर होता है वो डिवाइड हो जाता है और हर एक क्रोमेटिड जो है वो मूव कर लेते हैं टुवर्ड द स्पिंडल फाइबर्स टुवर्ड द ऑपोजिट पोल्स।
तो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो ईच क्रोमोसोम मूव टू द ऑपोजिट पोल, यानी हर एक सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होता है यानी ये सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करता है और दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड्स दूसरे पोल की तरफ मूव करता है। 4 नंबर जो फेस है वो है टेलोफेज 2। द सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम रीच टू द ऑपोजिट पोल्स, जो हर एक क्रोमोसोम का जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर लेते हैं। न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रीअपेयर हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म की डिवीजन देन स्टार्ट हो जाती है और 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है फ्रॉम द 2 सेल्स एंटरिंग मियोसिस, यानी 2 सेल्स जो डॉटर सेल्स हैं जो कि मियोसिस 2 में एंटर हुए हैं उससे 4 हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ये वाले पॉइंट जो हैं ये आप डायग्राम से आपको क्लियरली आप इसको जान सकते हो, यानी इस डायग्राम से आपको बहुत क्लियरली आप फाइंड आउट कर सकते हो कि हर एक फेजेस में क्या क्या होता है, कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। जो मियोसिस 1 है टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस जब स्टार्ट हो जाती है, यानी यहाँ पर 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो गई कि हर एक डॉटर सेल्स में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। सो जब प्रोफेज 2 में एंटर होते हैं तो स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो जाती है, न्यूक्लियर इनवेल्प और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इसके अलावा क्रोमोसोम जो है वो विजिबल हो जाते हैं, न्यू स्पिंडल फॉर्म अराउंड द क्रोमोसोम और स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर मेटाफेज 2 में क्या होता है, मेटाफेज 2 में ये होता है कि मेटाफेज प्लेट बन जाता है एट द इक्वेटर और स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं टू द ईच क्रोमोसोम। एनाफेज 2 में क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स की सेपरेशन हो जाती है एट द सेंट्रोमियर और ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। टेलोफेज 2 में क्या होता है, क्लीवेज फरो बनता है, यानी न्यूक्लियर इनवेल्प जो है उसकी दोबारा से फॉर्मेशन हो जाती है, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। सो these all are the events in meiosis 2। meiosis 2 के ये सारे सारे इवेंट्स हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर हैं टू द माइटोसिस, बट डिफरेंस क्या है, माइटोसिस में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम की ट्रांसफर होती है और मियोसिस 2 में हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम की ट्रांसफर होती है। यहाँ पर एक स्मॉल यहाँ इस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में लिखा गया है कि माइटोसिस यूजुअली अकर इन द सोमैटिक सेल, यानी माइटोसिस जो होता है ये हम सबको पता है कि बॉडी सेल्स जो होते हैं जिसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होते हैं एंड रिजल्ट इन द ग्रोथ हीलिंग ऑफ वोन, यानी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, रिपेयरिंग प्रोसेस या हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। जबकि मियोसिस जो होते हैं ये जर्म सेल्स में होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है या रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जर्म सेल्स होते हैं, तो मियोसिस का प्रोसेस जर्म सेल्स में होता है। इसी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में सारे के सारे सेल्स में जो डिफरेंस है सेल्स का क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग, सो दैट इज रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स में जो जर्म सेल्स हैं that cells are different from the remaining body cells which is somatic cells, और वो डिफरेंस किस वजह से है, वो डिफरेंस है क्रोमोसोम नंबर की वजह से। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मियोसिस इज एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मियोसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनिमल सेल्स और में क्या होता है कि पेरेंट सेल्स विद डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम अंडरगो मियोसिस, एनिमल सेल्स में पेरेंट सेल्स जो है जिसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो मियोसिस करके टू प्रोड्यूस हैप्लॉयड गमीट्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। स्पर्म इन मेल एंड ओवा इन फीमेल में की मेल्स में स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाती है, फीमेल में ओवा की। The male and female gametes fuse together and make a zygote. Then, after fusion of germ cells, germ gametes zygote की फॉर्मेशन हो जाती है जिसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। zygote undergoes mitosis many times and develops into the new individual organism, diploid organism। zygote जो है वो फिर फर्दर माइटोसिस करता है बहुत ज़्यादा टाइम्स तक, और फिर उसके बाद जो है ये न्यू डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट हो जाती है। मैनी ऑर्गेनिज्म जो है वो हैप्लॉइड है, और हैप्लॉइड एग्जांपल फंजाई है, यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट है। दे मेक हैप्लॉइड गेमीट्स बाय माइटोसिस, यानी माइटोसिस के थ्रू वो हैप्लॉइड गेमीट्स लेते हैं। व्हेन गेमीट्स जो है ये फ्यूज हो जाते हैं सो डिप्लॉयड ज़ायगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। डिप्लॉयड ज़ायगोट जो है वो दोबारा से मियोसिस करके 4 हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। These cells undergo mitosis to create haploid organism again, और वही सेल्स दोबारा से माइटोसिस करके हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि इन डिप्लॉयड प्लांट्स, अब प्लांट्स में क्या होता है, द स्पोर मदर सेल्स विद डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो मदर सेल्स स्पोर मदर सेल्स हैं प्लांट्स में स्पोर्स होते हैं। सो वो स्पोर जिसमें से डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं वो मियोसिस करके हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। these spores grow into haploid structure which produce haploid gametes by mitosis। ये स्पोर जो है ये इसकी डेवलपमेंट हो जाती है इनटू हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स,
और फिर यही हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जो है वो हैप्लॉइड गमीट्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। यही गमीट्स दोबारा कंबाइन होकर बनाते हैं डिप्लॉइड जाइगोट, और वही जाइगोट दोबारा से माइटोसिस करके न्यू डिप्लॉइड प्लांट्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। सो दिस इज अ चेन which include the mitosis and meiosis again and again in order to produce diploid zygote and haploid gametes. सेकेंड नंबर जो इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो है जेनेटिक वेरिएशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मियोसिस हेल्प टू क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन। जो जेनेटिक वेरिएशन है, जो जेनेटिकली डिफरेंस है अमंग द स्पीशी, दिस इज बिकॉज ऑफ द मियोसिस अमंग द ऑफस्प्रिंग। ड्यूरिंग मियोसिस द क्रोमोसोम ऑफ ईच पैरेंट अंडरगो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। मियोसिस के टाइम में क्या होता है कि हर एक पैरेंट में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करता है। इट प्रोड्यूस गेमीट्स विद डिफरेंट जेनेटिक कॉम्बिनेशन। ये गेमीट्स की फॉर्मेशन करता है और डिफरेंट जेनेटिक कॉम्बिनेशन करके डिफरेंट गेमीट्स की फॉर्मेशन करता है। फिर वही गेमीट्स फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं विद डिफरेंट जेनेटिक कॉम्बिनेशन। This meiosis allow a species to bring variation to handle the changes in the environment. इसी तरह meiosis जो है वो स्पीशी में चेंजेस करके वेरिएशंस करके न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन करता है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट। यानी एनवायरनमेंट में चेंज होने के साथ साथ वो खुद को एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए वो स्पीशी में भी चेंजेस आती हैं, एंड दिस चेंजेस वेरिएशन अकर बिकॉज ऑफ द प्रोसेस विच इज नॉन एज meiosis. नेक्स्ट टॉपिक है एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस क्या है? द एपोप्टोसिस इज समटाइम कॉल्ड प्रोग्राम सेल डेथ। द मेन पॉइंट which you must remember that apoptosis is a programmed cell death, and this is very important according to MCQs. यानी MCQ में ऑप्शन आता है कि एपोप्टोसिस जो है ये सडन डेथ है या प्रोग्राम सेल डेथ है। सो दिस इज अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। व्हाई वी कॉल दिस अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ? सो इट इज़ अ वे टू रिमूव अनवांटेड सेल्स। यानी जो हमारे बॉडी में अनवांटेड सेल्स हैं, तो ये एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू अनवांटेड सेल्स जो हैं इसकी रिमूवल होती हैं। ड्यूरिंग एपोप्टोसिस क्या होता है कि सेलुलर कंटेंट्स आर नॉट रिलीज्ड एंड इन्फ्लेमेशन डज नॉट अकर। ना ही सेलुलर कंटेंट्स रिलीज होते हैं, ना इन्फ्लेमेशन होता है, बल्कि एपोप्टोटिक सेल्स जो होते हैं रैपिडली इंगल्फ बाय देयर नाइबर्स एंड रिमूव्ड। उसके जो नाइबर सेल्स हैं वो रैपिडली उसको इंगल्फ कर लेते हैं और उसको ख़त्म कर लेते हैं। प्रोग्राम सेल डेथ इज़ अ नॉर्मल एंड नेसेसरी इवेंट ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट। नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए ये एक नॉर्मल और नेसेसरी इवेंट है। इसकी एग्जांपल क्या है कि जब मेटामॉर्फोसिस होता है तो द टेल ऑफ टेडपोल डिसअपेयर बाय एपोप्टोसिस। यानी जो टेडपोल का जो टेल है उसकी डिसअपेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। वाई? बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। सेकेंड नंबर जो एग्जांपल है वो है ड्यूरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट द वेब प्रेजेंट बिटवीन द फिंगर्स डिसअपेयर बाय एपोप्टोसिस। जो फिंगर्स के दरमियान जो वेब है सो उसकी डिसअपेयरिंग स्टार्ट हो जाती हैं, और दिस प्रोसेस इज बिकॉज ऑफ द एपोप्टोसिस। थर्ड जो इसकी एग्जांपल है, एडल्ट ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इज केप्ट रिलेटिवली कांस्टेंट थ्रू एपोप्टोसिस एंड डिवीजन। ये जो नंबर ऑफ सेल्स हैं उसको हम कांस्टेंट रखते हैं थ्रू द ये डिवीजन प्रोसेस के थ्रू या एपोप्टोसिस प्रोसेस के थ्रू। सो दीज आर द थ्री एग्जांपल ऑफ एपोप्टोसिस। यहाँ इस साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी में लिखा गया है कि ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट आर डिपेंड ऑन सेल डिवीजन। जो ह्यूमन की ग्रोथ है या उसकी जो डेवलपमेंट है, दिस ऑल डिपेंड ऑन द सेल डिवीजन। हाउएवर द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन में लीड टू ट्यूमर्स फॉर्मेशन इन द टिश्यू। अगर सेल डिवीजन कंट्रोल्ड मैनर में हो रही हो तो देन इट लीड्स टू नॉर्मल ग्रोथ एंड नॉर्मल डेवलपमेंट। बट अगर सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड मैनर में हो, वो हमारे अंडर कंट्रोल ना हो और rapidly and fastly the new cells will be formed, uncontrolled बिल्कुल कंट्रोल अकॉर्डिंग ना हो बल्कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो, सो उससे फिर बहुत ज़्यादा अबंडेंटली अनवांटेड सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती हैं एंड इट लीड्स टू ट्यूमर्स, और ट्यूमर्स की फॉर्मेशन हो जाती है टिश्यूज़ में। ट्यूमर्स क्या है? ट्यूमर्स में भी कैंसीरियस एंड नॉन कैंसीरियस। ये कैंसीरियस भी हो सकता है, स्प्रेडेबल भी हो सकता है, और नॉन कैंसीरियस भी हो सकता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर इन द बॉडी डिपेंडिंग अपॉन द टिश्यू वेयर दे डिवेल्प। डिफरेंट टाइप के कैंसर है, डिपेंड करता है कि कहाँ पर उसकी फॉर्मेशन हुई है। इन स्किन, बोन्स, कार्टिलेज, मसल्स, ब्लड, ब्रेन। नेवरदलेस द मेच्योर सेल्स, फॉर एग्जांपल नर्व सेल्स, में यूज देयर एनर्जीज एंड रिसोर्सेज इन द फंक्शन फॉर विच दे आर स्पेशलाइज्ड, देयरफॉर दे डू नॉट डिवाइड। नर्व सेल्स जो होते हैं, जो मेच्योर सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, तो वो अपनी एनर्जी और रिसोर्सेज को यूज करते हैं ऐसे फंक्शंस में फॉर विच दे आर स्पेशलाइज्ड। यानी जिस फंक्शन के लिए वो स्पेशलाइज्ड हैं वही फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं। तो इसी वजह से इसमें कोई खास डिवीजन नहीं होती, बट वो सेल्स जिसमें से डिवीजन होती हैं तो उसमें से अगर अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो तो फिर उसमें से ट्यूमर फॉर्मेशन का
खतरा हो सकता है। सेकंड जो टॉपिक है वो है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस जो है इज द डेथ ऑफ मोस्ट और ऑल ऑफ द सेल इन एन ऑर्गन और टिश्यू ड्यू टू डिजीजेस, इंजरी और फेलियर ऑफ द ब्लड सप्लाई। अगर कोई सेल है उसमें कोई डिजीज हो गई है या कोई इंजरी हो गई है या ब्लड सप्लाई प्रॉपर ब्लड सप्लाई वहाँ पर नहीं है और उस ऑर्गन या टिश्यू की में से जो सेल्स हैं उसकी डेथ हो गई है, सो दैट विल बी कॉल्ड नेक्रोसिस। अ नंबर ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं या फिजिकल इवेंट्स होते हैं जैसे कि एक्सपोजर टू टॉक्सिन, रेडिएशन है, हीट है, ट्रॉमा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है, ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो कैन कॉज नेक्रोसिस। इस वजह से नेक्रोसिस हो सकती है। एज नेक्रोटिक सेल्स बिगिन टू डाई दे स्वेल अप एंड होल्स अपीयर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब नेक्रोटिक सेल जो है इसकी डेथ स्टार्ट हो जाती है तो सबसे पहले उसकी स्वेलिंग्स हो जाती हैं, उसमें से होल्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, एंड इंट्रासेलुलर मटेरियल स्पिल आउट इनटू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। और जो इंट्रासेलुलर जो इंटरनल जो मटेरियल है उसकी स्पिलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है इनटू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट में। सो दिस इज ऑल अबाउट नेक्रोसिस। नेक्स्ट यहाँ पर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में लिखा है कि ए वेस्कुलर नेक्रोसिस इज अ डिजीज दैट अकर फ्रॉम द टेम्परेरी और परमानेंट पुअर ब्लड सप्लाई टू द बोन्स। अगर बोन्स को टेम्परेरी या परमानेंटली ब्लड सप्लाई प्रॉपरली ना हो रहा हो तो वहाँ पर उसको हम कहते हैं उस वहाँ पर एक डिजीज काज होती है और उस डिजीज को हम कहते हैं ए वेस्कुलर नेक्रोसिस, लीडिंग टू द डेथ ऑफ द बोन टिश्यू। और बोन के जो टिश्यूज हैं वहाँ पर अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँचेंगे, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा और न्यूट्रिएंट्स ना पहुँचने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। दिस प्रोसेस कैन लीड टू टाइनी ब्रेकेजेस इन द अफेक्टेड बोन विच इवेंचुअली कोलैप्सेस, जिसकी रिजल्ट में ब्लड सप्लाई पूर्ण होने की वजह से, प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से वहाँ पर टाइनी होल्स हो जाते हैं अफेक्टेड बोन्स में और जिसकी वजह से बोन्स की कोलैप्सिंग स्टार्ट हो जाती हैं और एक सिवियर डिजीज कास होता है, बोन्स की एक सिवियर डिजीज कास होती है जिसको हम कहते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस। ये तब होता है जब अगर ब्लड सप्लाई टेम्परेली या परमानेंटली वहाँ पर ब्लॉक। सो आज के सेशन में हमने जो रिमेनिंग चैप्टर था सेल साइकिल का वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।